हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का हुआ दिल दीवाना का चौथा एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। शाम का वक्त। संयम जब कमरे में वापस आया तो उसकी नज़र सोफे पर सो रही नेहा पर ठहर गई। निया की एक बाजू सोफे से नीचे लटक रही थी। संयम के कदम अपने आप ही उसकी ओर बढ़ गए। संयम ने उसे ठीक से सुलाया और कुछ पल देखकर वॉशरूम की ओर चल दिया। संयम जब वापस आया तो निया फिर से वैसे ही बाजू लटकाकर सो रही थी। सिली गर्ल बोलकर संयम ने कुछ देर उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए कमरे से अटैच स्टडी रूम में चला गया। फिर रात उसने वही गुजार दी। सुबह का वक्त। संयम सुबह सुबह जिम चला गया था। निया की नींद पेट में उठे दर्द से खुली। निया उठकर बैठ गई। अब भूख बर्दाश्त के बाहर थी। यहाँ तो लगता है कि ये राक्षस भूखा ही मार डालेगा, पर अब तो ये भी लगता है कि इसके मरने से पहले मेरे पेट के भूखे खूंखार चूहे मेरे पेट को ही खाना शुरू कर देंगे। बोलते हुए निया उठी और निया दरवाजे के पास गई। डोर लॉक्ड था और बिना संयम के फिंगर सेंसर के खुलने भी नहीं वाला था, तो निया नीचे किचन में किसी भी हालत में नहीं जा सकती थी। निया ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो वहाँ से काफ़ी अटैच्ड डोर नॉर्मल लग रहे थे। उन पर कोई फिंगर सेंसर भी नहीं लगाया गया था। निया एक दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वो बड़ा सा कमरा था जिसको देखकर लग रहा था मानो कपड़ों की दुकान हो। तरह तरह के डिजाइनर मेंस सूट वहाँ पर रखे गए थे और कई सारे वर्ड्स रोड थे जो काफ़ी बड़े थे और जिनमें ना जाने कितने सारे कपड़े भरे हुए होंगे। दुनिया भर में कपड़ों की सप्लाई यहीं से जाती है क्या? बोलते हुए निया चारों ओर देखने लगी। वहाँ पर कुछ काम ना पाकर निया बाहर निकल गई। फिर दूसरे दरवाजे को खोला तो वो एक स्टडी रूम था जहाँ बहुत सी बुक सेल्फ्स रखी हुई थी और उनमें से किताबों के साथ साथ बहुत सी फाइल्स भी रखी हुई थी। निया ने अंदर स्टेप इन किया तो उसके पैरों की आवाज़ तक गूंजने लगी। इतनी ज़्यादा अजीब सी शांति से निया को घबराहट होने लगी थी। कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, बस एक पीले और दो लाल रंग के बल्ब जल रहे थे। बाकी सब अंधेरा था। सुबह हो चुकी थी लेकिन कुछ खास रोशनी उस कमरे तक नहीं पहुंच रही थी। निया को लग रहा था मानो किसी भूत बंगले में चल रहे हो। सामने देखकर चलते हुए वो नीचे रखे स्टूल से टकरा गई और स्टूल गिर गया। अचानक से किसी चीज़ के टकराने से निया घबरा गई। निया ने आगे बढ़कर देखा तो दीवारों पर कई सारी फोटोज लगाई थी और उन पर लाल मार्क्स से क्रॉस का निशान लगाया हुआ था। कुछ पर पेपर्स पिन लगाई गई थी तो कुछ पर निब चुभाए हुए थे। सब कुछ सिस्टोमैटिक्स लग रहा था, पर क्या था ये निया को समझ नहीं आ रहा था। निया सब फोटोज को देखने लगी। आगे बढ़ते हुए निया ने देखा कि एक किताब को सबसे अलग रखा हुआ था। निया उस किताब की ओर चल दी। निया आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंट फील हुई। निया कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। निया की चीख निकल गई और वो घबरा गई। निया ने आंखें कसकर बंद कर ली। वो समझ चुकी थी कि यहाँ संयम ने के सिवाय और कोई नहीं आ सकता। उसे महसूस हो रहा था कि पीछे खड़ा शख्स बहुत गुस्से में है। निया अब पीछे देखने से भी डर रही थी। संयम उसके कान के पास आकर बोला, क्या हुआ? मेरी छुअन राश नहीं आ रही क्या? ओह, शायद तुमने उस 60 साल के बूढ़े की छुअन को एक्सपेक्ट किया होगा, राइट? लेकिन मिल गया एक 25 साल का नौजवान, तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही ना। बोलते हुए संयम ने निया को अपनी ओर घुमाया और उसकी कमर में हाथों की उंगलियों जोर से धंसा दी। निया के हाथ संयम के सीने पर चल गए। संयम अभी जिस से आया था वो तो स्वेट कर रहा था। वो इस वक्त शर्टलेस था और उसने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी। संयम के हाथ उसकी कमर से चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाने लगे। निया की धड़कनें तेज हो गई थी। संयम ने उसकी नाक से नाक जोड़ ली। संयम की सांसें निया के चेहरे पे पड़ने लगी। निया सिहर उठी।
संयम दांत पीसते हुए बोला, मुझे लगा तुम्हारे पैरों में दर्द होगा तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही होगी, लेकिन तुम तो बहुत आराम से यहाँ से वहाँ घूमे जा रही हो और इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। बोलते हुए संयम का लहजा बहुत सर्द था। निया ने सिर पीछे करके उसकी आंखें देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस माहौल में किसी को भी डर से गुप्स आ चुके थे। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। बोलते हुए संयम ने निया के पैर पर अपना पैर रखा और उसके पैर को मसलने लगा। निया को दर्द हुआ तो वो चीखने लगी, लेकिन संयम ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चुप करा दिया और उसके बालों को एक हाथ से कसकर पकड़ लिया। उसका दूसरा हाथ निया की पीठ को कसे हुए अपने सीने की ओर दबाए हुए थे। वो उसे फोर्सफुली और फैशनेबली किस करने लगा और साथ ही साथ वो उसके दूसरे पाँव को भी मसलने लगा। निया छटपटाए जा रही थी, लेकिन संयम ने उसे नहीं छोड़ा। निया के पैरों के घाव छिलने से पट्टी लगी होने के बावजूद फ्लोर पर खून की बूंदें गिरने लगी और फ्लोर पर स्टेच पड़ गए। संयम ने निया के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आई हैड नॉइज। निया का चेहरा बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ था। वो उखड़ी उखड़ी सी सांसें ले रही थी। संयम को ये डर अच्छा लग रहा था। निया ने नजरें फेर ली। आइंदा जहाँ मैं ना बोलूँ वहाँ मत जाना, समझी? बोलते हुए संयम ने उसके चेहरे को अपने सामने किया। निया ने कुछ नहीं कहा तो संयम ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। निया की आह निकल गई। संयम ने बहुत दर्द आवाज़ में फिर से पूछा, समझी या नहीं? निया ने हाँ में सिर हिला दिया। संयम ने आई रोल की और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आया। निया ने संयम की पीठ पर हाथ लपेटे हुए थे। दर्द होने की वजह से उसने संयम की पीठ को कसकर पकड़ा हुआ था। निया डर और दर्द से सिसक रही थी। एक तो संयम ने कल उसे कांच पर चलवाकर चोट दी थी, फिर मरहम लगाया था और आज फिर से उसी चोट को कुरेद भी दिया था। निया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया है जो संयम उसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। संयम निया को बाहर लाया और सीधा लेकर लिफ्ट में चला गया। निया उसके चेहरे को एकटक देखने लगी। लिफ्ट सीधी जाकर ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। संयम उसे लेकर आगे बढ़ गया और फिर उसे डॉक्टर के केबिन में ले गया। अंदर आते ही निया को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। संयम ने निया को चेयर पे बैठा दिया। तभी तुरंत एक डॉक्टर वहाँ पर आ गया। ये वो डॉक्टर नहीं था जिसने कल निया को पट्टी दी थी, बल्कि कोई और ही डॉक्टर था। उस डॉक्टर के माथे से पसीना बह रहा था, मानो वो किसी बात से बुरी तरह से डरा हुआ हो। उसने जल्दी से निया के पाँव से पट्टी निकाली और उस पर दवाई लगाकर नई पट्टी करने लगा। संयम का फ़ोन रिंग हुआ तो वो कॉल आंसर करने लगा। निया ने दबी सी आवाज़ में डॉक्टर से पूछा, ये चिल्ला कौन रहा है डॉक्टर, और इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्ला रहा है? डॉक्टर ने घबराते हुए निया को देखा और फिर संयम को देखने लगा। फिर निया को देखते हुए धीमे से आवाज़ में बोला, वो पिछले डॉक्टर ने एके के साथ कोई गद्दारी की थी तो एके उसको सज़ा दे रहे हैं। बोलते हुए डॉक्टर दूसरे पाँव की पट्टी करने लगा। निया को वो आवाज़ें बहुत दर्दनाक लग रही थी। ना जाने किस गद्दारी की सज़ा संयम उस डॉक्टर को दे रहा था। निया ने एक बार फिर से पूछा, वैसे क्या सज़ा दे रहे हैं? निया के पूछने पर डॉक्टर घबराते हुए बोला, वो उनके पाँव में कांच को चुभाया जा रहा है, वो फिर खींच कर निकाला जा रहा है। बोलते हुए डॉक्टर की जुबान भी लड़खड़ा गई। निया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ आ गया कि आखिर संयम किस गद्दारी की सज़ा उस डॉक्टर को दे रहा है। ये सब निया की कल की हरकत का नतीजा है जो आज वो बेचारा डॉक्टर भुगत रहा है, जबकि उस डॉक्टर ने तो कुछ किया भी नहीं था। जो भी किया था वो निया ने ही किया था, लेकिन संयम उसकी ऐसी सज़ा उस डॉक्टर को दे रहा था। निया ने मुट्ठी कसकर बांध ली। बेचारे डॉक्टर को निया को कुछ पल के दर्द से बचाने में मदद करने की ऐसी सज़ा मिल रही थी। यहाँ तो किसी की मदद करना भी गुनाह था। निया डॉक्टर की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो कर क्या सकती है। स्टार्ट यार।
5 जुलाई को आया भी नहीं है। किस एपिसोड की बात कर रहे हो? डॉक्टर ने निया की पट्टी कर तो संयम शिवाक्ष की गोद में उठाए बाहर निकल गया। निया पीछे मुड़कर केबिन की ओर देखती रही, जहां से अभी भी डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। संयम ने उसे डाइनिंग टेबल पे बैठा दिया। बाहर के एरिया में वो सब आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। वहाँ की हर एक दीवार साउंड प्रूफ लग रही थी। कीप सिटिंग हेयर बोलकर संयम वापस से लिफ्ट की ओर चल दिया। निया ने उसे जाते हुए देखा और फिर सोच में पड़ गई। संयम उसे यहीं बैठने को कहकर गया था और निया अब उसकी बात को ना मानकर और मुसीबतें मोल नहीं लेना चाहती थी। निया हाथ जोड़कर उस डॉक्टर के लिए प्रे करने लगी। हालांकि उसने संयम से शादी करने के लिए खुद पूछा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतना निर्दयी इंसान होगा। मंदिर में जो लोग मारे गए थे वो सब गुंडे थे और हफ्सी थे, ये निया जानती थी। इसलिए उन लोगों को मारा जाना निया का कोई खास एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन एक बेचारा डॉक्टर जो शायद कोई क्रिमिनल ना रहा हो, उसके साथ संयम ऐसा कैसे कर सकता था? निया का दम घुटने लगा था। कुछ देर बाद संयम नहाकर वापस से नीचे आ गया और निया के सामने आर्म चेयर पर बैठ गया। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का स्ट्रेट पैंट पहनी हुई थी। बाल वेल सेल्ड थे और स्लीव ऊपर चढ़ा रखी थी। संयम को पिनलेस उसके हाथों और बाजुओं में नजर आ रही थी। वो बहुत हॉट लग रहा था। निया मुंह खोले उसे देखने लगी, फिर सिर हिलाते हुए आंखें बंद करते हुए उसने नजरें फेर ली। निया ने हिम्मत करते हुए उससे बोला, आप प्लीज उन डॉक्टर को छोड़ दीजिए, उनकी गलती नहीं थी। संयम ने एक ठंडी सी नज़र निया पर डाली। आर यू मोर विसर दैन मी? आर यू स्ट्रोंग इनफ टू रूल ओवर मी? बोलते हुए संयम की आवाज़ बहुत हॉर्स थी। लेकिन ये गलत है, निया ने डरते हुए कहा। संयम ने अपनी आंखें बंद की, फिर गर्दन में हाथ फेरा और प्लेट के पास रखा फ्रॉक टेबल में चुभा दिया। निया उसकी हरकतें देखकर घबरा गई। संयम उठकर निया की कुर्सी के पास आ गया, फिर उसकी कुर्सी को घुमाकर अपनी ओर करके निया के जबड़े को हाथों से कसकर पकड़ लिया। फिर उसके ऊपर झुकते हुए चिल्लाकर बोला, यू आर नथिंग मोर देन ए ब्लडी स्लट। और एक स्टॉल या कोई और भी मेरे आगे इतनी जुबान चलाए, मुझे बर्दाश्त नहीं, समझी? बोलते हुए उसने झटके से निया को छोड़ दिया। फिर चेयर के दोनों ओर हाथ रखते हुए बोला, गलती किसकी भी हो, सजा स्वयं अपने हिसाब से ही देगा। दुश्मनों से तो दुश्मनी की उम्मीद होती ही है, लेकिन जब अपना पाला हुआ कोई कुत्ता गद्दारी करे तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। निया उसकी बेब्स से सहम सी गई। वही बार बार स्टॉल कहाँ जाना निया को बहुत हर्ट कर रहा था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो स्वयं इतनी नफरत उसके लिए भर बैठा था? एग्जैक्ट उसी वक्त सर्वेंट किचन से खाना लेकर बाहर आ गए और टेबल पर रख दिए। संयम अपनी चेयर पर बैठ गया। निया अपने हाथों में अपना चेहरा भरे घबराई हुई सी बैठी हुई थी। संयम का रवैया उसे कुछ कुछ समझ भी आने लगा था। उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी, ये भी निया जान चुकी थी। निया सहमी हुई सी वहाँ पर बैठी रही। संयम ने एक गहरी सांस ली और निया के मासूम से चेहरे को देखने लगा। कुछ तो कोशिश थी उसमें जो संयम की नज़र उस पर ठहर सी जाती थी। संयम ने कुछ सोचा और फिर निया की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे आंखों से अपने पास आने का इशारा कर दिया। निया ने कुछ सेकंड उसके हाथों को देखा और फिर जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। निया समझ चुकी थी कि उसका संयम की बातें ना मानना उसे मुसीबतों में डाल सकता था। संयम ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया। निया संयम के ऊपर जा गिरी। संयम ने कमर से निया को पकड़ लिया था, जिससे वो पूरी उसके ऊपर नहीं गिरी थी। बस उसके हाथ संयम के कंधे पर चल गए थे और संयम से उसकी नाक टच हो रही थी। संयम ने घुमाकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और पीछे से बाहों में भर लिया। निया संयम की इस हरकत से हैरान थी। फिर निया के चेहरे को अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया।
फिर निया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, जितना बोला जाए उतना किया करो। आई नो, कम ऑन, टेल मी, राठी कहाँ है? एक बार फिर से वही सवाल सुनकर निया परेशान सी हो गई। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। उसे नहीं पता कि राठी कौन है और वो कहाँ है, लेकिन ये बात वो संयम से कैसे कहे। कौन राठी? निया ने घबराई हुई पूछी। वही जिसकी तुम सारथी हो, जिसे तुमने बड़ी होशियारी से भगा दिया था। बोलते हुए संयम अभी भी बड़ी शांति से उसके चेहरे पर उंगली फेर रहा था। निया ने तिरछी नजरों से अपने चेहरे पर चल रही संयम की उंगली को देखा। उसको समझ आ गया था कि संयम किसकी बात कर रहा था। उस दिन जिस इंसान को निया ने बचने में मदद की थी, उस आदमी का नाम शायद रॉटी था। निया ने याद किया तो उस दिन दक्ष ने भी यही नाम लिया था। निया ने भी समझ रही थी कि संयम की ये शांति तूफान से पहले की ही है, और अगर अभी उसने इस तूफान को और हवा दी तो वो भी इस तूफान में बहुत बुरी फंसेगी। निया ने कुछ सोचा और फिर बोली, एक जगह है, वहाँ वो मिल सकते हैं। संयम ने आंखें बंद करते हुए पीछे चेयर से सिर टिकाते हुए पूछा, फेयर? निया को समझ नहीं आया कि अब वो क्या जगह बताए। ये पूरा शहर उसके लिए नया था, तो उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कौन सी जगह क्या है। निया ने थूक की एक घूंट गले से नीचे उतारी और फिर हकलाते हुए बोली, जहाँ पर से उस दिन वो भागे थे वही। निया ने बस जो दिल में आया वो कह दिया। आर यू श्योर? संयम ने एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा तो निया ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। संयम ने निया को खड़ा किया और फिर उसे गोद में उठाए वहाँ से बाहर निकल गया। निया तो खाना खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद आज भी वो उसके नसीब में नहीं था। वो पीछे मुड़कर टेबल पर रखे खाने की ओर देखने लगी। फिर उसने जीभ से होंठ को लिक कर लिया। जब संयम उसे लेकर बाहर निकला तो बाहर का खुला आसमान देखकर निया के चैन से खुलकर सांस ली। संयम ने उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। निया शीशे से पीछे टूटते विला को देखते हुए मन में बोली, कोशिश करूंगी कि दोबारा यहाँ ना आऊं। गलती की थी तो अब उसको सुधारने का मौका है। निया, भाग जा, वरना ये राक्षस जीते जी मार डालेगा। सोचते हुए निया ने बाहर की ठंडी हवा को गहरी सांस लेके अंदर भरी और आंखें बंद कर ली। अब निया का क्या इरादा है? क्या वो अब भागना चाहती है? और अगर भागी तो क्या संयम पकड़ लेगा? कुछ वक्त बाद रेत के टीलों के नीचे बीच आकर गाड़ियां रुकी। संयम बाहर निकल गया। निया भी बाहर निकली तो अब उस जगह को बिल्कुल साफ करवा दिया गया था। उस दिन जो कुछ भी यहाँ हुआ था उसका अब कोई निशान नहीं था। निया ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। दक्ष भी गाड़ी से उतरकर आगे आ गया। संयम ने निया को देखा और उसके पास आकर उसकी कमर पे हाथ रखकर बोला, कहाँ है? अपनी कमर पर किसी का हाथ रखे जाने से निया थोड़ा घबरा गई। फिर संयम को देखने लगी। निया समझ रही थी कि संयम उससे इतने प्यार से बात सिर्फ राठी का पता लगाने के लिए कर रहा था, पर जब संयम को पता चलेगा कि निया को कुछ भी नहीं पता कर वो उसे गुमराह करने के लिए यूं ही वहाँ से ले आई तो उसका क्या होगा। निया ने रेत के टीलों पर नजरें दौड़ाई और बोली, यहाँ पर रेत में कुश्ती खेलने थोड़ी दिखाई देंगे, छुपने की भी जगह होती है। दक्ष निया को घूरने लगा। फिर उसने संयम को देखा। इस तरह के जवाब पर संयम किसी का भी मुंह तोड़ कर रख सकता था, लेकिन अभी वो शांत खड़ा था। दक्ष को समझ नहीं आया कि आखिर वो ऐसे शांत क्यों खड़ा है। संयम ने निया को छोड़ दिया और बोला, चलो जाओ, बताओ रास्ता। निया ने एक झलक उसे देखा और फिर बोली, अगर आप सब साथ चलेंगे तो हो सकता है वो भाग जाए या कहीं और छुप जाए या फिर फायरिंग कर दे। इससे बेहतर होगा कि पहले मैं अकेले जाऊं। निया ने कहा तो संयम शांत सा खड़ा रहा। दक्ष निया को घूरते हुए बोला, हम पागल दिख रहे हैं? हमें पता है कि उसका पता चलने पर हमें क्या करना,
और कैसे करना है तो हमें मत सिखाओ। निया ने सुना तो घबरा गई। अगर वो लोग उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेंगे तो वो भागेगी कैसे? संयम ने निया के एक्सप्रेशन देखकर बोला, जाओ ढूंढो। दक्ष हैरान सा संयम को देखते हुए बोला, पर एके? संयम ने एक झलक दक्ष पे डाली तो वो चुप हो गया। दक्ष को समझ में नहीं आया आखिर संयम कर क्या रहा है, जबकि वो भी जानता है कि निया के अकेले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। निया ने एक झलक सबको देखा और फिर लड़खड़ाते हुए रेत के टीलों पर चली गई। दक्ष ने उसकी चाल देखी और फिर संयम को देखा। वो समझ गया था कि निया लड़खड़ात पर चलना जरूर संयम की ही वजह से है। संयम गाड़ी के बोनट से टिककर गाड़ी पर हाथ की उंगलियों से टैप करने लगा। एक अजीब सी धुन उसकी उंगलियां टैप करने के कानों पे पड़ रही थी। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा कर दिया। संयम गर्दन घुमाकर आसमान को देखने लगा। निया पीछे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे अपने पीछे आता हुआ कोई नहीं दिखा। निया ने फिंगर क्रॉस की और फिर आसपास देखने लगी। ये रास्ता कहाँ ले जाएगा उसे नहीं पता। ऊपर से पड़ रही तेज धूप में निया का चक्कर सा आ रहा था। वही इतने वक्त में भूखे होने से उसने बिल्कुल ताकत नहीं थी। कुछ ही आगे जाने पर उसकी नज़रें रेत के टीले पर पड़ी जिसमें से एक फ्लोर शटर खुला, जिसमें अंदर की तरफ सीढ़ियाँ थीं, मानो नीचे कोई सुंगर हो। नीचे आंखें मिलने लगी। निया आंखें मिलने लगी। तभी उसमें एक आदमी बाहर झांकते हुए ऊपर आया। उसने हाथ में बंदूकें पकड़ी हुई थी। उसके बाहर आने के बाद एक और आदमी निकला। निया ने देखा तो वह आदमी था जिसे उसने उस दिन बचाया था। निया ने धीरे से होंठ हिलाते हुए खुद से कहा, रॉठी। फिर मन ही मन बोली, ये सच में यही है? मतलब मेरा बहाना और झूठ भी सच निकला। निया पीछे की ओर देखने लगी। कहीं संयम के लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे थे ना? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पर इस तरह से वो उसे छोड़ दे ये निया को नहीं लग रहा था। रॉठी की गर्दन में पट्टा बंधा हुआ था और हाथ में एक लाठी थी। उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई थी, जिसका खामियाजा वो अभी तक भुगत रहा था। राठी अपनी गर्दन तेजी से नहीं घुमा पा रहा था, इसलिए धीरे धीरे मूव कर रहा था। उसके पीछे पीछे और भी कई लोग उसे सुरंग से बाहर निकले। सबके हाथों में बंदूकें थी और सब ने फेस कवर कर रखा था। बाहर निकलने के बाद एक आदमी ने रेत में ही एक जगह पे पाँव रखा तो वह शटर फिर से बंद हो गया। सब लोग मिलकर आगे की ओर चल दिए। रॉठी की नज़र निया पे पड़ी तो वो रुक गया। एक पल को तो निया को देखकर ही उसकी नज़रें उससे फेर ही नहीं पाया। उसे ऊपर से नीचे तक वो घूरने लगा। निया इस वक्त पीछे की ओर देख रही थी। रॉठी की आंखों में अजीब से भाव उमड़ आए। राठी ने अपने आदमियों से उसे पकड़ने का इशारा किया। आदमी धीरे धीरे चलते हुए निया की ओर जाने लगे, लेकिन इससे पहले ही निया उसकी ओर ही भाग कर आने लगी। आदमी रुक गए। राठी तिरछा मुस्कुरा दिया। चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लगा। निया उसके पास आकर रुक गई और हाँफते हुए बोली, देखिए मुझे बचा लीजिए प्लीज़। मैंने भी आपकी एक बार मदद की थी तो एक बार आप भी मेरी मदद कर दीजिए। बस मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर दीजिए। बल्कि आपको भी यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। यहाँ आपकी जान को भी खतरा है। वो लोग आपको भी ढूंढ रहे हैं। निया ने हाँफते हुए एक सांस में सब कह दिया। राठी ने याद किया तो उसे याद आया कि इस लड़की को उसने पहले भी देखा था और इसी ने उसके दक्ष और उसके आदमियों से बचकर भागने में मदद की थी। राठी, याद आया। नाम क्या है तुम्हारा? निया ने पीछे देखते हुए कहा, निया चौधरी। राठी उसके बाल कान के पीछे करते हुए उसे निहारते हुए बोला, निया। निया को उसका छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसने इतना ध्यान नहीं दिया, बस 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। निया ने पलटकर उसे देखा तो कुछ बोल ही रही थी कि इतने में जोरों से फायरिंग शुरू हो गई। चारों तरफ
अफरा दफरी मच गई। रोटी के आदमी भी टीलों के पीछे छुपते हुए फायर करने लगे। निया जल्दी से रेत में लेट गई। राठी भी जल्दी से अपने छुपने के लिए जगह देखने लगा। फायरिंग बंद हुई तो निया ने देखा कि उसके आसपास बहुत सी लाशों के ढेर लग चुकी थी। निया जल्दी से खड़ी हुई और वहां से भागने लगी तो उसके अगल बगल फिर फायरिंग शुरू हो गई। रोठी जाकर एक कार में बैठ चुका था। उसने एक झलक निया को देखा और फिर उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। निया उसकी ओर जाने लगी पर गोलियां उससे 1 इंच दूरी पर चल रही थी। उसका कहीं भी कदम उठाना मुश्किल था। रोठी ने और इंतजार नहीं किया और वहां से निकल गया। निया नम आंखों से उसकी गाड़ी को जाते हुए देखती रही। एकलौती उम्मीद उसे अभी मिली थी, लेकिन अब तो वो भी जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब जब निया खड़ी रही तो गोलियां चलनी बंद हो गई। निया ने गोलियों के रुकते ही भागने की कोशिश की तो नीचे पड़े आदमी के हाथ से उछलकर निया गिर पड़ी। उसके शरीर में रेत चिपक गई और उसका चेहरा भी रेत में लगा तो उसके चेहरे और बालों में भी रेत लग गई। निया ने पलटकर देखा तो उसके चारों ओर गार्ड्स खड़े थे। निया बैठते हुए रेत को झाड़ने लगी। वो फंस गई थी। भागने की साजिश नाकाम हो चुकी थी। दक्ष की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने राठी को यहाँ देखा था। निया ने उन्हें उन लोगों के बारे में बता दिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। जबकि निया का काम उन्हें रोकना था और उलझाना था ताकि राठी उनके हाथ लग सके। जब निया को जाने को कहा तो संयम ने उसकी कमर पर एक चिप माइक लगा दिया था, जिससे जो भी बातें हुई वो सब संयम और दक्ष सुन सकते थे। निया ने देखा तो दक्ष कुछ लोगों के साथ गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक आदमी आधा जिंदा मिला तो दक्ष ने उसके कोट की अंदली तरफ में खंजर निकालकर उसके गले पर चला दिया। नहीं, चीखते हुए निया ने आंखें बंद कर ली। दक्ष निया को देखकर गुस्से में आगे बढ़ा और निया के मुंह को हाथों में कसते हुए बोला, साथ होने का कहकर धोखा देती हो। धोखे की सज़ा हमारी दुनिया में क्या है शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब पता चल जाएगा। बोलकर दक्ष निया के बालों को पकड़ने लगा, लेकिन इससे पहले ही एक रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी, रुक जाओ। दक्ष के हाथ वहीं रुक गए। निया सहम चुकी थी। ये आवाज़ संयम की थी। बॉडीगार्ड्स से घिरे हुए जब संयम वहां पहुंचा तो दक्ष को देखते हुए बोला, सो रिस्पेक्ट सी इज नॉट अ कमिंग गर्ल्स नाउ। संयम की आवाज़ बहुत कोल्ड थी। दक्ष ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दिल में बहुत कुछ चल रहा था। क्या उसे निया को रिस्पेक्ट देनी होगी? आज तक संयम के सिवाय उसने न किसी के आगे सिर झुकाया था, ना ही किसी की बात मानी थी। पर अब संयम कह रहा है कि उसे किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालांकि दक्ष ने कभी किसी और को रिस्पेक्ट जैसा कोई दर्जा नहीं दिया, लेकिन संयम की बात को वो किसी भी हाल में नहीं टालता था। निया को भी समझ नहीं आया कि क्या संयम वाकई में उसे इज्जत देने की बात कर रहा था। संयम ने डार्क एक्सप्रेशन से निया को देखा और फिर घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसके हाथ निया के पैरों पे चलने लगे। निया डर से भरी हुई उसे देखने लगी। हाउ रॉन्ग है, मुझे लगा कि ये अभी चलने लायक नहीं होगी, पर ये तो तुम्हें भागने की ताकत रखते हैं। बटरफ्लाई बोलते हुए संयम सीटी बजाने लगा, जो बहुत निगेटिव वेब्स दे रही थी। संयम ने निया के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में डर था। संयम ने उसका पैर पकड़ा और मरोड़ दिया। निया जोर से चीखी। उसने रेत को मुट्ठी में भर लिया। उसकी आंखों से दर्द आंसू बहने लगे। संयम खड़ा हुआ और निया के इर्द गिर्द घूमते हुए आवाज में नरमी लाकर बोला, क्यों भाग रही थी? अरे शादी हुई है हमारी, दूर क्यों जाना है? चलो आओ, कम ऑन, घर चलते हैं। बोलते हुए संयम ने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। संयम की आवाज़ में अजीब सी ठहराव था। तो गाइस, इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। थैंक यू दोस्तों।